Okay, student, good morning everyone. Today we will study the ripple factor. That what is ripple factor and how it, what is the function of ripple factor. Okay, student. तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रिपल फैक्टर क्या है और रिपल फैक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रिपल जो होता है अनवांटेड एसी कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज नोन एज रिपल। रिपल क्या है? अनवांटेड एसी कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज नोन एज रिपल। अब देखो इसमें रिपल फैक्टर के बारे में बताया गया है। द आउटपुट वोल्टेज और लोड करंट ऑफ अ रेक्टिफायर कंटेन टू कंपोनेंट। जो आउटपुट वोल्टेज होता है और लोड करंट, यू कैन से द आउटपुट वोल्टेज और लोड करंट ऑफ अ रेक्टिफायर कंटेन टू कंपोनेंट, नेमली डीसी कंपोनेंट एंड एसी कंपोनेंट। क्योंकि रेक्टिफायर एसी को डीसी में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन आउटपुट पे एसी के साथ कुछ डीसी कंपोनेंट रह जाते हैं। द एसी कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन द आउटपुट इज कॉल्ड रिपल। तो जो एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, देखो लिखा है द एसी कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज कॉल्ड रिपल। ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। The AC component which are present in the output is called ripple. This ripple account for pulsation in the output of rectifier. तो ये जो रिपल होता है आउटपुट पे एक तरह से पल्सेशन के काम करता है। सो दिस इज़ अनडिज़ायरेबल, ये डिज़ायरेबल नहीं है। हमें चाहिए हमें चाहिए आउटपुट पे प्योर डीसी। देयरफॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ रेक्टिफायर डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल इन द आउटपुट। देखो लिखा है देयरफॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ रेक्टिफायर डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल इन द आउटपुट। स्मॉलर द रिपल, जितना ज़्यादा रिपल जितना कम होगा, मोर इफेक्टिव इज़ द रेक्टिफायर, उतना इफेक्टिव होगा रेक्टिफायर। रिपल फैक्टर देखो एक तरह से मेजर करता है प्योरिटी ऑफ द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। व्हाट रिपल फैक्टर मेजर? इट मेजर द प्योरिटी ऑफ द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है रिपल फैक्टर का? देखो रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड टू द डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा है आर। रिपल फैक्टर को आर से डिनोट करते हैं और ये होता है, ये इसका फॉर्मूला हो गया रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द डीसी कंपोनेंट। एक तरह से रिपल फैक्टर के लिए देखो एक डेरिवेशन यहाँ पर किया जा रहा है कि रिपल फैक्टर का डेरिवेशन क्या है। तो एक फार्मूला ये भी होता है कि आई स्क्वायर, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको समझना। आई स्क्वायर आर एम एस जो होता है, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर ये होता है आई स्क्वायर ए सी और प्लस आई स्क्वायर डी सी। ठीक है, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई स्क्वायर ए सी प्लस आई स्क्वायर डी सी। तो वहाँ से भी हम लोग रिपल फैक्टर निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखें क्या है कि आर बराबर आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड टू द डी सी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ये आर बराबर देखो वी आर एम एस, ये आर बराबर हमारा वी आर एम एस या आई आर एम एस अपन आई डी सी वैल्यू इसमें लिख दिया है। और बट द आर एम एस वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड देखो यहाँ पर लिखा है, ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद ये एक्सप्रेशन जब आप करोगे तो यहाँ से हमारा रिपल फैक्टर का डेरिवेशन हो जाएगा। तो देखो रिपल फैक्टर जो हमारा होगा आर बराबर, ये मेन फार्मूला हमारा है स्टूडेंट, दिस इज आवर मेन फार्मूला। ये जो हमारा है मेन फार्मूला है आर बराबर, ठीक है। आर बराबर आर बराबर जो हमारा होगा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आई आर एम एस, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर और माइनस वन कर देंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब हमको रिपल फैक्टर निकालना है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हम लोग को दोनों का रिपल फैक्टर निकालना है स्टूडेंट। तो रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, इसके लिए हमको फार्मूला मालूम है। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोगों ने उसका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकाला था। तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आर बराबर होता है वो ये तो जनरल फार्मूला हमारा हो गया। आर बराबर ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। आर बराबर अंडर रूट ऑफ आई आर एम एस अपन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस वन। बट फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर वी नो दैट आई डी सी जो होता है हाफ वेव में, दैट इज इक्वल टू आई एम बाई पाई। ये हम लोगों ने डेरिवेशन किया है पिछले वीडियो में, जो हाफ वेव रेक्टिफायर का मैंने बनाया था। वहाँ पर एवरेज वैल्यू मैंने निकाला था आई डी सी, दैट इज इक्वल टू आई एम बाई पाई। ठीक है स्टूडेंट, आई एम बाई पाई था। और आई आर एम एस जो आर एम एस वैल्यू होती है हाफ वेव रेक्टिफायर का, देखो यहाँ पर डेरिवेशन किया हुआ है कैसे हम लोग आर एम एस वैल्यू निकालते हैं। तो आर एम एस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग रूट लेंगे। देखो यहाँ पर देखो रूट लेंगे सबसे पहले, ये डेरिवेशन देखो, सबसे पहले आप रूट लो, फिर मीन लो और फिर इसका स्क्वायर करो। तो दैट इज आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आई स्क्वायर एल डी ओमेगा टी। और आई एल की वैल्यू
आई एल की आई एम साइन ओमेगा टी, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई होगा, और जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई से 2 पाई होगा तो आई एल की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर किया हुआ है, ये चीज़ देखो यहाँ पे देखो 0 से 2 पाई को 2 पार्ट में तोड़ा है, तो 0 से पाई लिया और पाई से 2 पाई लिया है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको मालूम है कि ये वाला जो है ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल है, तो ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल करंट नहीं फ्लो करता है, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दिया है। तो सिंपली जो हमारा स्टूडेंट इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर देखो तुम्हारा ये आएगा 0 से पाई आई स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आप लोग देख लेना, सिंपल मैथमेटिक्स है ये। 0 से पाई आई स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, आई स्क्वायर एम कॉन्स्टेंट बाल है, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पुट कर दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, तो आई स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, और 2 भी बाहर ले लिया देखो यहाँ पे, और 1 का इंटीग्रेशन करेगा तो ओमेगा टी, और कॉस 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 आ जाएगा ये। उसके बाद ये देखो लिमिट टू पुट किया है, तो आई आर एम एस जो आ जाएगा आई एम बाई 2, ये हमारा इंपॉर्टेंट है आई एम बाई 2। अब दोनों वैल्यू हमको मालूम चल गया, हाफ वेव और फुल वेव का। हाफ वेव में मालूम चल गया कि एवरेज वैल्यू क्या है आई एम अपॉन पाई है, और आर एम एस वैल्यू क्या है आई एम अपॉन 2। अब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, अभी दोनों वैल्यू जो है इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। ये हमारा मेन इक्वेशन है, यहाँ पर पुट करेंगे आई आर एम एस की वैल्यू जो आपने निकाला है, ये आई एम बाई 2, यहाँ पर आप पुट कर दो आई आर एम एस की जगह आई एम बाई 2, और आई डी सी आई एम अपॉन पाई होता है वो भी यहाँ पुट करो। ठीक है, तो जब आप पुट करोगे तो रिपल फैक्टर तुम्हारा आ जाएगा आर बराबर 1.21। तो हैंस द रिपल फैक्टर फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 1.21 हमारा आ जाएगा स्टूडेंट। अब सिमिलरली हम लोग रिपल फैक्टर निकालेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का। हाफ वेव का तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब हम लोग रिपल फैक्टर निकालेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का। तो देखो फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है, वी नो दैट फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो आई डी सी होता है वो 2 आई एम अपॉन पाई होता है। ठीक है, 2 आई एम अपॉन पाई हमारा होगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो हमारा आई डी सी होगा स्टूडेंट वो 2 आई एम अपॉन पाई होगा, और आई आर एम एस इसके लिए भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आई आर एम एस फुल वेव रेक्टिफायर का क्या कैसे निकालते हैं। तो फार्मूला वही है, सबसे पहले रूट लेना है, मीन लेना है और स्क्वायर लेना है। तो रूट लेंगे और 1/2 पाई, 0 से 2 पाई, और आप इंटीग्रेट करोगे आई स्क्वायर और डी ओमेगा टी। तो यहाँ पर भी 0 से पाई और पाई से 2 पाई। तो फुल वेव रेक्टिफायर का देखो लोड करंट वेव फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें समझो कि इसमें दोनों साइकिल में हमको आउटपुट मिलता है, 0 से पाई में और पाई से 2 पाई में। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला देखो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 0 से अगर 2 पाई एफ एक्स डी एक्स अगर है हमारा, 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो फुल वेव में हमारा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा दोनों साइकिल में से मिलता है, अनलाइक हाफ वेव में केवल 0 से पाई मिलता है, पाई से 2 पाई में हमें आउटपुट नहीं मिलता, लेकिन इसमें हमको दोनों मिलता है। तो इसलिए देखो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन देखो यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर देखो कैलकुलेशन तुम्हारा यहाँ पर किया हुआ है। ये चीज़ सिंपल मैथमेटिक्स है ये, इसको देख लेना। ठीक है, फिर आई स्क्वायर एम बाहर करोगे तो सिंपली जो इसमें आई आर एम एस आएगा वो आएगा हमारा आई एम अपॉन रूट 2। इसमें जो हमारा आई आर एम एस आएगा वो आई एम अपॉन रूट 2 आएगा, और फिर वही दोनों वैल्यू हम लोग फार्मूले में पुट करेंगे। जो फार्मूला हमारा मेन फार्मूला दैट इज दिस फार्मूला। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा। रिपल फैक्टर का मेन फार्मूला है अंडर रूट ऑफ आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस 1। तो उसके बाद आई आर एम एस की वैल्यू आई एम अपॉन रूट 2 और आई डी सी की 2 आई एम अपॉन पाई वैल्यू में जब इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, और जब इसको हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर सॉल्व किया है तो आई आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर बराबर तुम्हारा देखो आएगा अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 1। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आर बराबर तुम्हारा आ जाएगा 0.482 आएगा स्टूडेंट। हैंस इट इज़ क्लियर दैट, देखो यहाँ पर लिखा है हैंस इट इज़ क्लियर दैट रिपल फैक्टर फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर इज 0.42
विच इज़ मच स्मॉलर देन द हाफ वेव रेक्टिफायर। अनलाइक हाई वेव रेक्टिफायर में कितना था 1.21 था, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना था 1.21 था। तो ड्यू टू दिस रीजन फुल वेव रेक्टिफायर इज वाइडली यूज, इस वजह से हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारा एफिशिएंसी ऑफ अ रेक्टिफायर है। तो एफिशिएंसी का डेफिनेशन देखो क्या होता है। एफिशिएंसी ऑफ अ रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड टू द एसी इनपुट पावर फ्रॉम द सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये हमारा एफिशिएंसी का डेफिनेशन हो गया। ईटा से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू पी डी सी अपॉन पी ए सी। एफिशिएंसी का अगर हम लोग एक लाइन में बोले तो सिंपल होगा पी डी सी अपॉन पी ए सी, या आउटपुट पावर, या ऐसे कह सकते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। एफिशिएंसी का डेफिनेशन आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और रेक्टिफायर के आउटपुट पे क्या होता है डीसी और इनपुट पे क्या होता है एसी। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो एफिशिएंसी का डेफिनेशन हो गया, एफिशिएंसी ऑफ अ रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड टू द एसी इनपुट पावर फ्रॉम द सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। या हम लोग कह सकते हैं इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा और रेक्टिफायर एफिशिएंसी एक्सप्रेस्ड एज डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड टू द एसी इनपुट पावर फ्रॉम द सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। या एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू पी डी सी अपॉन पी ए सी। और पी डी सी और पी ए सी की वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए कितनी होती है स्टूडेंट। देखो तो पी डी सी जो हमारा होगा पी डी सी ये होगा आई स्क्वायर डी सी इंटू आर एल। और जो हमारा पी ए सी होगा स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एल प्लस आर एफ होगा। ठीक है, आर एल क्या है लोड रेजिस्टेंस है और एफ क्या है डायोड का रेजिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग जब नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो देखो तो सिंपल जो हमारा एफिशिएंसी का डेफिनेशन आएगा स्टूडेंट वो तुम्हारा ये आएगा, ये डेफिनेशन है एफिशिएंसी का। ठीक है, ये डेफिनेशन हमारा हो, ये हमारा फार्मूला हो गया एफिशिएंसी का आई स्क्वायर डी सी आर एल। अब देखो स्टूडेंट हाफ वेव और फुल वेव का हमको एफिशिएंसी निकालना है अलग अलग। और देखो ऑलरेडी हम लोग को सारी वैल्यू मालूम है। आई डी सी की वैल्यू हमको मालूम है हाफ वेव में कितना होता है। वी ऑलरेडी नो कि आई डी सी की जो वैल्यू होती है हाफ वेव में दैट इज इक्वल टू आई एम बाई पाई, ये हमको मालूम है। और आई आर एम एस भी हमको मालूम है हाफ वेव में कितना होता है आई एम बाई टू, ये हमको मालूम है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डेरिवेशन हम लोगों ने कर चुके हैं। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। बस एक एजम्पशन यहाँ लेना कि आर एल की जो वैल्यू होती है वो डायोड के रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा होता है। आर एल की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एफ। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से जो हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, देखो वैल्यू पुट किया हुआ है यहाँ पर और लास्ट में एजम्पशन ले लिया है कि आर एल इज़ वेरी ग्रेटर देन आर एफ। या आप स्टार्टिंग में ये एजम्पशन ले लो, आप स्टार्टिंग में ये एजम्पशन ले लो कि आर एल की वैल्यू बहुत बड़ा होता है आर एफ से। तो सिंपली ईटा जो हमारा होगा वो होगा आई स्क्वायर डी सी अपॉन आई स्क्वायर आर एम एस। आप स्टार्टिंग में ही ले लो। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आई डी सी की वैल्यू आपको मालूम है आई एम अपॉन पाई। पिछली वाले वीडियो हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया है। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व ओवल फुल साइकिल अपॉन टोटल बेस। तो वहाँ से हम लोगों ने निकाला था आई डी सी। और आर एम एस अभी निकाले हम लोग, अभी हम लोगों ने आई आर एम एस वैल्यू आई आर एम एस भी निकाला है, आई आर एम एस का भी हम लोगों ने निकाला है। कैसे निकालते हैं, रूट लेते हैं फिर मीन लेते हैं 1/2 पाई और फिर 0 से 2 पाई और फिर यहाँ पे आई स्क्वायर एल करके डी ओमेगा टी से हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था। यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो एफिशिएंसी जो हमारी आएगी स्टूडेंट वो आएगी 40.6%। दस द एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6%, provided that the value of load resistance is large enough as compared to the forward resistance of the diode, but in actual the efficiency is always less than 40.6%। देखो स्पेशल केस था 40.6%, लेकिन अगर आर एल की वैल्यू अगर आर एफ से बहुत बड़ी है तो अगर आर एल एफ अगर वैल्यू अगर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो 40.6 से दैट इज़ 40.6% से भी कम आएगा, एक्चुअल में उससे भी कम आता है। अब देखो हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे स्टूडेंट। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो जनरल जो फार्मूला है तो वही है एफिशिएंसी का, रेशियो ऑफ डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड और टू द एसी इनपुट पावर फ्रॉम द सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये सारी चीज़ें तो रहेंगी। वैल्यू बस फार्मूला भी सेम ही रहेगा, जो फार्मूला यहाँ पर है वही फार्मूला देखो यहाँ पर भी है, चाहे वो हाफ वेव हो चाहे फुल वेव। ये जनरल फार्मूला है, आप चाहे इसको हाफ वेव में यूज़ करो और चाहे फुल वेव में यूज़ करो, फार्मूला तो आपका सेम ही रहेगा। अब वैल्यू बस चेंज कर जाएगा। तो फुल वेव में आपको मालूम है कि फुल वेव में जो IDC होता है ये जस्ट डबल होता है हाफ वेव का, 2Im/π होगा इस केस में। और IRMS कितना होगा, Im/√2, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो Im बाई आपका √2 होगा। ठीक है, अब यही वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो और इसको जब आप सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट तो आपका देखोगे ये आएगा 81.2%।
वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करो, सारा चीज़ एग्जाम्पशन देखो उसमें लिया हुआ है, यहाँ देखो सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो जब इसको आप तुम सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आएगा 81.2%। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है, देखो यहाँ पर लिख दिया है, देयरफॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। Hence we can say that the efficiency of full wave rectifier is twice that of half wave rectifier. अब नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, देखो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डीसी पावर डिलीवर टू द लोड एंड द एसी रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी, ठीक है। डेफिनेशन जो होगा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का वो होगा, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डीसी पावर डिलीवर टू द लोड एंड द एसी रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी। Yeah, mathematically we can say that TUF, that is transformer utilization factor, is DC power delivered to the load and AC power rating of the transformer secondary। यहाँ पर भी एज्यूम कर लेंगे जो लोड रेजिस्टेंस होगा डायोड के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होगा, तो TUF का जो फार्मूला हमारा होगा देखो VM/π इंटू IM/π, और AC पावर रेटिंग VRMS IRMS हो रहा है तो VM/√2 IM/2। सॉल्व करोगे तो जो हमारा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर आएगा स्टूडेंट वो तुम्हारा आएगा 28.7%। However, ideal value of TUF is 100% and practically it should be as high as possible। तो हम तो चाहेंगे कि जो आइडियल वैल्यू हो जो ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन वो 100% हो, बट इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इट यूटिलाइजेज ओनली 28.7%। सिमिलरली फॉर फुल वेव रेक्टिफायर भी हम लोग निकाल सकते हैं। फुल वेव में भी देखो सेंटर टेप का अलग इसमें निकाला है और ब्रिज का अलग निकाला है। तो फुल वेव का भी आप ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर देख लो। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इज कैलकुलेटेड from the secondary and primary binding separately and then the average 2F is calculated। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग इज इक्वल टू DC पावर लोड अपॉन पावर रेटिंग ऑफ द सेकेंडरी, दैट इज इक्वल टू IDC इंटू VDC अपॉन IRMS इंटू VRMS। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी गेट TUF ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग देखो तुम्हारा जो होगा 2IM/π और 2VM/π और IRMS IM/√2 और VRMS हमारा होगा VM/√2, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो सेकेंडरी का जो TUF आएगा वो 8/π² दैट इज 81.2%। एंड एज वी नो फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ वेव रेक्टिफायर, देयरफॉर ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ प्राइमरी बाइंडिंग जो तुम्हारा होगा वो 2 टाइम ऑफ ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर का जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर आपने निकाला अभी 0.287, जब मल्टीप्लाई करोगे आपका तो आपका ये आएगा 0.574। देयरफॉर दो एवरेज जब आप निकालोगे ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर तो प्राइमरी का अलग और सेकेंडरी का अलग, और उन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो प्राइमरी का तुम्हारा आया 0.574 और सेकेंडरी का तुम्हारा आया है 0.812। उन दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो तुम्हारा जाएगा 0.693 स्टूडेंट आएगा, या यू कैन से इट विल बी 69.3%। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा। इसमें हम लोगों ने रिपल फैक्टर भी देखा, व्हाट इज़ रिपल फैक्टर एंड व्हाट इज़ एफिशिएंसी एंड व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने स्टूडेंट तीनों देखा, ठीक है। रिपल फैक्टर भी देखा, और जरूर एग्जाम में आपको सेमेस्टर में एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है, 100% श्योर है। या तो रिपल फैक्टर से पूछे, या तो एफिशिएंसी से पूछे, या तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर से पूछे। तो एक क्वेश्चन इस पर फिक्स है, आपको मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। जितना रिपल फैक्टर की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना बेकार माना जाएगा। रिपल फैक्टर एक तरह से इट मेजर द प्योरिटी ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। इट मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ रेक्टिफायर। हायर द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर लेसर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ दैट रेक्टिफायर। क्योंकि रिपल फैक्टर ज़्यादा का मतलब आउटपुट पे उतना ज़्यादा AC कंपोनेंट है, लेकिन हमको आउटपुट पे प्योर DC चाहिए, ठीक है। तो इट मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ रेक्टिफायर। और रिपल फैक्टर का डेरिवेशन देख लीजिएगा, मेन जो फॉर्मूला है रिपल फैक्टर का वो देख लीजिएगा, R बराबर √of IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर और -1। ये चीज़ स्टूडेंट आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो रिपल फैक्टर देख लिया आपने, हाफ वेव का देख लिया, हाफ वेव का वैल्यू याद कर लीजिएगा 1.21। इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं रिपल फैक्टर। उसके लिए आपको IDC का मैंने पिछले वीडियो में हम निकलवाई दिया है। और IRMS कैसे निकालते हैं, तो रूट लेके, मीन लेके, स्क्वायर लेके, सिंपली आपको इसमें इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेट करके जब आप सॉल्व करोगे तो R बराबर आपका आ जाएगा 1.21। सिमिलरली आप रिपल फैक्टर फुल वेव का निकाल लीजिएगा, दैट इज 0.482। और एफिशिएंसी देख लीजिएगा कितना होगा। तो एफिशिएंसी का तो आसान है, PDC अपॉन PAC, और PDC और PAC की वैल्यू है, और उसका सिंपली आप हाफ वेव के लिए वैल्यू पुट करोगे आप। तो यहाँ पर जो आप वैल्यू पुट करोगे इसको आप एक बार देख लीजिएगा वैल्यू पुट करके, तो सिंपली एफिशिएंसी इसका आएगा 40.6%। सिमिलरली फुल वेव में आप ये वैल्यू देख लीजिएगा क्या आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे।
ओके, थैंक यू।